सर्कुलर मोशन। तो आज हम सर्कुलर मोशन के सिलसिले में लेक्चर 2 डिस्कस करेंगे और ये लेक्चर सर्कुलर मोशन का लास्ट लेक्चर होगा। इसमें जो हम कंटेंट्स डिस्कस करने वाले हैं दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। फिर हम डिस्कस करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और लास्ट में भी हम सैटेलाइट्स को डिस्कस करते हुए आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की तरफ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, इससे पहला जो लेक्चर था उसमें हमने देखा कि हम कैसे बेसिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन क्लियर कर सकते हैं। हमने ये देखा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। फिर हमने ये भी देखा कि जो लीनियर मोशन है और एंगुलर मोशन है उसका हम कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं, और उस सिलसिले में हमने एक टेबल ड्रॉ किया जिसमें हमने तमाम चीज़ों को समराइज किया। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक, एंड टुडेस टॉपिक इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो अगर आप चैप्टर नंबर 5 को रिलेट करेंगे चैप्टर नंबर 3 के साथ तो आपको चीज़ों को समझने में आसानी होगी। सो देखिए, फर्स्ट कीजिए कि इफ दिस इज द ओरिजिन, और ओरिजिन के लिहाज से एक बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करता है। ओरिजिन के लिहाज से एक बॉडी पॉइंट ए से बी जाता था, तो हम कहते थे द बॉडी हैज़ कवर्ड सम लीनियर डिस्प्लेसमेंट। सो डियर स्टूडेंट्स, जो काम लीनियर मोशन में हम जो रेफरेंस फ्रेम ओरिजिन का लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही हम सर्कुलर मोशन में एक्सिस ऑफ रोटेशन को रेफरेंस लेते हैं। सो सपोज दिस इज योर एक्सिस ऑफ रोटेशन, और ये वो लाइन है जो कि व्हाइट बोर्ड के दूसरी तरफ भी जा रही है। और एक्सिस ऑफ रोटेशन पर आप यहाँ बैठकर देख रहे हैं कि एक स्टूडेंट जो है या कोई भी बॉडी जो है वो पॉइंट ए से अपनी एंगुलर पोजीशन चेंज करके पॉइंट बी तक जा रही है। सो हम कहेंगे द बॉडी हैज़ कवर्ड सम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो इस आर्क लेंथ एस और इस रेडियस वेक्टर आर के दरमियान और इस थीटा के दरमियान रिलेशन वेक्टोरियली हम पहले पढ़ चुके हैं, एस इज इक्वल टू थीटा क्रॉस आर। So students, arc length s will be a vector quantity if the distance between a and b is very small. तो अगर आप a और b के दरमियान देखिए डिस्टेंस को स्मॉल करते हैं तो फिर थीटा भी स्मॉल होगा। So that is why we say that angular displacement is a vector quantity for very small value of theta. So क्योंकि हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को एक वेक्टर क्वांटिटी कह दिया है, सो फिर इसकी डायरेक्शन क्या होगी? सो नाउ इट इज वेरी इजी टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की अगर आपने डायरेक्शन नोट करनी है तो आप क्या करेंगे, जस्ट होल्ड द एक्सिस ऑफ रोटेशन इन योर राइट हैंड and rotate your fingers in the direction of the motion of the body. So the thumb will point out towards the direction of angular displacement. So हम कह सकते हैं कि जो डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है इट इज टुवर्ड्स along the axis of rotation. तो स्टूडेंट, अगर आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के यूनिट्स को देखें, सो द यूनिट्स ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आर रेडियन, रेवोल्यूशन एंड डिग्री। सो अगर आप इनके दरमियान रिलेशन देखना चाहते हैं तो फॉर वन कंप्लीट round trip we have one revolution that is equal to 2 pi radian and that is equal to 360 degree. तो अगर आप से क्वेश्चन ये होए कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो आप कहेंगे इट कैन बी रेडियन, रेवोल्यूशन और डिग्री। लेकिन इफ यू टॉक अबाउट द एसआई यूनिट, सो एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपके पास क्या होगा, वो आपके पास रेडियन होगा। मैग्नीट्यूड वाइज अगर आप देखें तो हम देख रहे हैं कि 1 रेवोल्यूशन इज ग्रेटर देन 1 रेडियन एंड 1 रेडियन इज ग्रेटर देन 1 डिग्री, क्योंकि एक रेडियन में 57.3 डिग्री होते हैं। सो जो सबसे छोटा यूनिट है एंगल का दैट इज डिग्री, और उससे फिर बड़ा यूनिट है रेडियन, और उससे फिर बड़ा यूनिट है रेवोल्यूशन। सो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि अगर कोई बॉडी एक जगह से दूसरी जगह मूव करके कुछ डिस्टेंस तय करती है तो डेफिनेटली दैट बॉडी शुड टेक सम टाइम। बिल्कुल ऐसे ही एक बॉडी अगर एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है तो उसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करने के लिए कुछ ना कुछ टाइम लगता है। सो अगर हम इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, जो टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड है, अगर हम उसको टाइम से डिवाइड कर दें तो फिर हमारे पास जो पैरामीटर आता है दैट इज एंगुलर वेलोसिटी। So angular velocity is basically the average angular velocity is total angular displacement covered divided by total time taken. So अगर आपके पास one complete round trip हो, फिर इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं? एक पूरे चक्कर में थीटा कितना कवर होता है, 2 पाई। तो और छोटे टी को फिर हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बिकॉज कैपिटल टी मीन्स टाइम पीरियड। सो स्टूडेंट, इस इक्वेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, और इससे बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आते हैं अबाउट द एंगुलर स्पीड ऑफ द सेकंड हैंड ऑफ द वॉच, मिनट हैंड ऑफ द वॉच और आवर हैंड ऑफ द वॉच एंड सो ऑन। सो सबसे पहले इसमें देखिए कि अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ सेकंड हैंड ऑफ द वॉच, तो देखिए उसमें हम क्या लिखेंगे, 2 पाई बाई टी होता है, और टी यहाँ पे क्या है, इट इज द टाइम पीरियड ऑफ सेकंड हैंड ऑफ द वॉच। तो आप जरा देखिए, जो वॉल क्लॉक में जो सेकंड वाली सुई होती है वो अपना एक चक्कर कितनी देर में मुकम्मल करती है, 60 सेकंड्स में। तो जो सेकंड हैंड जो है उसका जो एंगुलर वेलोसिटी है, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, इट विल बी 2 पाई बाई 60 रेडियन पर सेकंड। तो आपने इसको घर बैठ के रेवोल्यूशन पर सेकंड में भी कन्वर्ट करना है और डिग्री पर सेकंड में भी कन्वर्ट करना है। इसी तरीके से अगर आप मिनट हैंड ऑफ द वॉच देखें तो जो वॉल क्लॉक पर लगी हुई मिनट वाली सुई होती है वो अपना एक चक्कर कितनी देर में मुकम्मल करती है, वो अपना एक चक्कर 1 घंटे में मुकम्मल करती है। तो उसका टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई बाई 1 रेडियन पर आर, या फिर 2 पाई बाई 60 मिनट्स होते हैं ना, तो रेडियन पर मिनट, या फिर 2 पाई, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60, तो 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 36, जिस तरह से मर्जी कर लें। So this is the average speed of the minute hand of the watch. इसी तरीके से what is the average speed of the hour hand of the watch? तो वो जो वॉल क्लॉक पर hour hand वाली सुई होती है वो अपना एक चक्कर कितनी देर में मुकम्मल करती है, वो मुकम्मल करती है 12 घंटों में। तो उसका टाइम पीरियड क्या हुआ, 2 पाई 1 मल्टीप्लाई बाई 12 रेडियन पर आवर। यहाँ हम इसको लिख लेंगे 2 पाई बाई 12 आवर, और एक आवर में कितने होते हैं, 60 मिनट्स रेडियन पर मिनट्स, या फिर इसको लिख सकते हैं 2 पाई बाई 12
मल्टीप्लाई बाय 3600 रेडियन पर सेकंड। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछ लूं कि व्हाट इज द एवरेज एंगुलर स्पीड ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ, तो अर्थ आपको पता है अपनी एक्सिस के गिर्द एक रोटेशन जो है वो 24 आवर्स में कंप्लीट करती है। तो अगर आप एवरेज एंगुलर स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ लेंगे तो क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। जहाँ जहाँ 12 लिखा हुआ है वहाँ 24 लिख दीजिए। इसी तरीके से 2 पाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 60 रेडियन पर मिनट, और 2 पाई ओवर 12 मल्टीप्लाई बाय 3600 रेडियन पर सेकंड। स्टूडेंट, अगर मैं आपको एवरेज एंगुलर स्पीड ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट पूछूं तो क्या करेंगे? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का जो टाइम पीरियड होता है वो भी 24 आवर्स होता है। तो ये जो रोटेशन की हमने एवरेज स्पीड निकाली है, यही जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की भी एवरेज स्पीड होती है। अगर आपको रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ की पूछी जाए तो एक रेवोल्यूशन कितनी देर में कंप्लीट होता है? 365 डेज में अर्थ एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करती है। तो फिर वो आ जाएगा 365, यानी कि वो आपके पास ऐसे आ जाएगा, एवरेज एंगुलर स्पीड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ 2 पाई ओवर 365 रेडियन पर डेज, या फिर 2 पाई ओवर 365 मल्टीप्लाई बाय 24 रेडियन पर आवर, या फिर 2 पाई ओवर 365 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 60 रेडियन पर मिनट, या फिर 2 पाई ओवर 364 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 3600 रेडियन पर सेकंड। सो मोस्टली पहले 3 से ही रिलेटेड आपसे एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं, फिर भी मैंने आपको ये समझाने के लिए बता दिया। अच्छा, एक और तरह का क्वेश्चन आता है, वो कहते हैं जी कि कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द आर हैंड एंड द सेकंड हैंड ऑफ द वॉल क्लॉक। तो आर हैंड और सेकंड हैंड, अब दिस इज योर आर हैंड एंड दिस इज योर सेकंड हैंड। अब क्योंकि रेशो लेना है तो याद रखिएगा रेशो तब सही आएगा जब यूनिट सेम होंगे। तो फिर आर हैंड की आप ये वाली वैल्यू उठाएंगे, और सेकंड हैंड तो है ही सिर्फ रेडियन पर सेकंड में, वो ये वाली वैल्यू उठाएंगे। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, 2 पाई ओवर 12 मल्टीप्लाई बाय 3600 डिवाइडेड बाय, तो फिर ये 60 ऊपर चला जाएगा और 2 पाई नीचे आ जाएगा। 2 पाई से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट होकर 5 आ जाएगा। सो द आंसर विल बी 5 ओवर 3600, और फिर इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। सो की इज कि जब आप रेशो वाले क्वेश्चन लेंगे तो फिर आपने यूनिट सेम यूज करने होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप इसके साथ इसका रेशो ले लें लेकिन फिर यूनिट सेम नहीं है। जब रेशो लेंगे इस तरह के क्वेश्चन में तो फिर आप यूनिट्स को सेम करेंगे। सो दैट वाज ऑल अबाउट एंगुलर वेलोसिटी, एंड नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स एंगुलर एक्सेलरेशन। स्टूडेंट, जब हमने डिफरेंस देखा था बिटवीन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो हमने एक चीज़ डिस्कस की थी कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमारे पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, सो एवरेज एक्सेलरेशन, और अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा तो फिर हमारे पास एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन भी होगा। सो एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन इज सिंपली चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। सो जस्ट लाइक लीनियर एक्सेलरेशन, और इसके यूनिट्स क्या होंगे? इसके यूनिट होंगे हमारे पास रेडियन पर सेकंड। और इस एंगुलर एक्सेलरेशन का रिलेशनशिप क्या है हमारे पास? रिमेंबर, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज एंगुलर एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय आर, या AT is equal to R alpha. So from here alpha can also be equal to AT over R. ये मैग्नीट्यूड के लिहाज से और ये डायरेक्शन के लिहाज से। स्टूडेंट्स, वेदर इट इज थीटा, वेदर इट इज ओमेगा, वेदर इट इज अल्फा, इन सब की जो डायरेक्शन है, और वेदर इट इज एंगुलर एक्सेलरेशन और वेदर इट इज टॉर्क, इन सब की जो डायरेक्शन है वो अलॉन्ग दी एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है। लेकिन इफ यू टॉक अबाउट अल्फा, अल्फा कैन बी पैरेलल और एंटी पैरेलल टू एंगुलर वेलोसिटी या और एंगुलर मोमेंटम। देखिए, फर्स्ट कीजिए कि एक बॉडी जो है वो ऐसे रोटेट कर रही है, तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी की और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये है। अब अगर तो वो उसकी एंगुलर वेलोसिटी ऐसा ऐसा बढ़ रही है तो फिर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा भी इस तरफ है और एंगुलर एक्सेलरेशन भी इस तरफ है। लेकिन अगर वो उसकी एंगुलर वेलोसिटी कम हो रही है, फिर एंगुलर वेलोसिटी इस तरफ है, एंगुलर एक्सेलरेशन इस तरफ है ये अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। लेकिन अगर ओमेगा डिक्रीज करेगा तो फिर अल्फा और ओमेगा आपस में एंटी पैरेलल होंगे, और अगर ओमेगा इंक्रीज करेगा तो अल्फा और ओमेगा आपस में पैरेलल होंगे, लेकिन रहेंगे अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ रोटेशन ही। सो दैट वाज ऑल अबाउट एंगुलर एक्सेलरेशन। स्टूडेंट्स, जब भी कोई बॉडी सर्कल में मूव करती है तो उसकी जो वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन अलॉन्ग द टेंजेंट ऑफ द सर्कल रहती है। तो वो हम कह सकते हैं कि जो वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन सर्कल में मूव करते वक्त चेंज होती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर यहाँ पर जब पार्टिकल था उसकी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इस तरफ थी तो फिर ये इस तरफ क्यों नहीं गया? उसका आंसर ये है कि जब डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इस तरफ थी तो एक इस पर फोर्स लगी जो कि इसके वर्टिकली स्ट्रेट पाथ को सर्कुलर फॉर्म में बेंड करने की रिस्पॉन्सिबल बनी। So the force that bends the normally straight path into a circular path is called centripetal force. अब एक सवाल हम सोचते हैं कि why centripetal force must be provided in order to move a body in a circle? हमें centripetal force चाहिए क्यों होती है? देखिए, क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रही है। तो अगर वेलोसिटी तब्दील हो रही है इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, और अगर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है तो दैट एक्सेलरेशन कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड विदाउट द हेल्प ऑफ अ फोर्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें कोई फोर्स भी चाहिए होगी, और इसी फोर्स को फिर हम जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। So the centripetal force is उसका जो एक्सप्रेशन है that is mv square over r. So before we go into the details of centripetal force, let us discuss about a very common point when we discuss circular motion. देखिए, हमारे पास जब भी कोई बॉडी सर्कल में मूव करता है, सपोज वी हैव अ रिजिड बॉडी
ओपी हमारे पास एक रिजिड बॉडी है ओपी और वो सर्कल में रोटेट कर रही है। रिजिड बॉडी इज दैट बॉडी विच हैज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन इट्स 2 पॉइंट्स। एक पेज को आप उसकी एक नुक्कड़ को पकड़ के दूसरे नुक्कड़ को हिला सकते हैं, लेकिन अगर जो है मैं ये व्हाइट बोर्ड कहीं लेके जाऊंगा, इफ इट इज नॉट फ्लेक्सिबल, तो ये जहाँ पे भी जाएगा इकट्ठा ही जाएगा। ये लकड़ी का जो दरवाजा है आप उसको जिस तरफ भी लेके जाएंगे वो इकट्ठे जाएंगे उसके सारे पार्टिकल्स। रिजिड मतलब ठोस। सो अगर हम इस रिजिड बॉडी पर 2 पॉइंट्स लें, पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2, और से देखिए पॉइंट 1 इस सर्कल में मूव कर रहा है, पॉइंट 2 सर्कल में मूव कर रहा है। अब जब एक रिजिड बॉडी एक चक्कर कंप्लीट करेगी तो इस पर लगे हुए 1 और 2 पॉइंट दोनों ही अपना एक चक्कर मुकम्मल करेंगे ना। इसका मतलब है कि अगर एक की एंगुलर स्पीड ज़्यादा होगी, दो की भी एंगुलर स्पीड ज़्यादा होगी। अगर एक में एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन पैदा होगा तो दूसरे में पैदा होगा। सो एक बात याद रखिएगा, फॉर ऑल द पॉइंट्स ऑन रिजिड बॉडी वी हैव सेम थीटा ओमेगा एंड अल्फा। लेकिन आप जानते हैं कि S इज इक्वल टू आर थीटा होता है, V इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है और A इज इक्वल टू आर अल्फा होता है। तो रिजिड बॉडी के सब पॉइंट्स के लिए जो एंगुलर क्वांटिटीज हैं वो तो सेम होती हैं, लेकिन देखिए R एक्सिस ऑफ रोटेशन से फासला पॉइंट 1 का कम है, पॉइंट 2 का ज़्यादा है। तो R जिसका कम है उसका S V और अल्फा कम होगा और R जिसका ज़्यादा है उसका S V और अल्फा ज़्यादा होगा। सो ये जो क्वांटिटीज होंगी वो डिफरेंट होंगी। तो रूल याद रखिएगा कि फॉर ऑल द पॉइंट्स ऑन द रिजिड बॉडीज वी हैव सेम एंगुलर क्वांटिटीज बट डिफरेंट लीनियर क्वांटिटीज। नाउ लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक सेंट्रीपिटल फोर्स वंस अगेन। सेंट्रीपिटल फोर्स की हम बात कर रहे थे, हम इसके डिफरेंट एक्सप्रेशन को लिखना चाहेंगे ताकि जब आप न्यूमेरिकल्स करेंगे इससे रिलेटेड तो आपको वो आ सके। देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स का एक फार्मूला तो ये है, तो अब ये और दूसरा फार्मूला आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है, mr ओमेगा स्क्वायर। अब स्टूडेंट पूछते हैं कि सर अगर हमारे पास MCQ आ जाए तो हम सेंट्रीपिटल फोर्सेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r लिखेंगे या सेंट्रीपिटल फोर्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r लिखेंगे। सो एक बात तो तय है कि आपको सवाल की स्टेटमेंट में देखना पड़ेगा। अगर वो कहे कि ये 2 बॉडीज हैं दोनों की सेम लीनियर स्पीड है तो इसका मतलब है ये वाला फार्मूला लगाएंगे, तो फिर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। लेकिन अगर ये कहा जाए कि 2 बॉडीज आर मूविंग इन डिफरेंट सर्कल्स इज कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, अगर कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी कह देंगे तो फिर F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r आ जाएगा। ओके, सो हाउ यू कैन राइट दिस इक्वेशन, देखिए mv इंटू v ओवर r लिख सकते हैं। सो ये क्या है, मोमेंटम है, तो ये आ जाएगा pv ओवर r। सो इसी तरीके से भी हम सेंट्रीपिटल फोर्स के फार्मूला को लिख सकते हैं। और सिमिलरली इधर से आप देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स इज, हम इसको जो है वो हमने इसको mv लिख दिया था, तो अगर हम इसको r से मल्टीप्लाई करते हैं और r से डिवाइड भी करें तो फिर ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा mr स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर ओवर r। ये क्या है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो फिर सेंट्रीपिटल फोर्स का जो रिलेशन बनेगा हमारे पास वो i ओमेगा स्क्वायर ओवर r बनेगा। अब यहाँ से एक चीज़ देखिए, अगर आपके पास यही क्वेश्चन है और अगर आपको वो टेबल याद है, वो मैजिक टेबल जो मैंने आपको शुरू में लिखवाया था, m को किससे रिप्लेस किया, i से, और v को किससे रिप्लेस किया, ओमेगा से, तो वही रिलेशन आ गया। इसी से फिर एक और रिलेशन बन सकता है, i इंटू ओमेगा सेपरेट लिख लें, ओमेगा सेपरेट लिख लें। i ओमेगा क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम। तो ये देखिए क्या आ गया हमारे पास आ गया l ओमेगा ओवर r। वंस अगेन देखिए, अगर वो टेबल से भी आप देख लें, p को रिप्लेस करें l से, v को ओमेगा से, तो वो क्या आ गया, सेंट्रीपिटल फोर्स आ गई हमारे पास l ओमेगा ओवर r। यहाँ से देखिए, इसी क्वेश्चन से देखिए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं mv स्क्वायर ओवर r को आप इसको m से मल्टीप्लाई भी करते हैं, m से डिवाइड भी करते हैं, तो ये क्या आ गया, ये आ गया m स्क्वायर v स्क्वायर ओवर r m। एंड व्हाट इज दिस इज मोमेंटम। सो सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला हमारे पास ये भी आ गया, F इज इक्वल टू p स्क्वायर ओवर r m। और अगर जो है आप ये जो आपके पास फार्मूला है F इज इक्वल टू p स्क्वायर ओवर r m, और आप अगर इसको जो है वो रिप्लेस कर देते हैं, मतलब सपोज ये जो फार्मूला लिखा हुआ था F इज इक्वल टू i ओमेगा स्क्वायर ओवर r, अगर आप इसको i से मल्टीप्लाई और i से डिवाइड भी कर देते हैं तो फिर ये क्या बन जाएगा, i स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओवर i r। और i स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, ये होता है एंगुलर मोमेंटम का स्क्वायर, तो वो ये r i आ जाएगा। सो वंस अगेन देखिए, p को रिप्लेस किया l से और m को रिप्लेस किया i से। सो देखिए कितने फार्मूलाज हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 फार्मूलाज हो गए। काफ़ी हैं सेंट्रीपिटल फोर्स के फार्मूलाज, या और कुछ हो जाए, चलिए कुछ और भी लिखते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स के फार्मूलाज। देखें ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है हम इसको इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकते हैं। जब आप इसे कहते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज mv स्क्वायर ओवर r, तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड भी कर दूं तो ये हाफ mv स्क्वायर क्या बना भाई, हाफ mv स्क्वायर बन गया काइनेटिक एनर्जी। सो इट इज 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी ओवर r। यानी कि अगर काइनेटिक एनर्जी और सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू बराबर हो जाए तो रेडियस किसके बराबर है, इसका मतलब है 2 के बराबर है। तो ये भी हमारे पास जो है वो रिलेशन आ जाता है। इसी तरीके से ये ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है। इसी तरीके से i ओमेगा स्क्वायर ओवर r करेंगे, अगर 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देते हैं तो ये हाफ i ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर बन जाएगा, ये बन जाएगा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो 2 टाइम्स रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ओवर r। ये फार्मूला भी सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए लिख सकते हैं। इसी तरीके से देखिए हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर। सो इट इज mr ओमेगा की जगह क्या लिख सकते हैं, 2 पाई f लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा mr इंटू 4 पाई स्क्वायर इंटू f स्क्वायर। और इसके अलावा इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 4 पाई स्क्वायर ओवर t स्क्वायर। So this is also the expression of centripetal force. This is also the expression of centripetal force, and this is also the expression of centripetal force. So we have many formulas. Depend करता है कि हमारे पास डेटा क्या दिया हुआ है, तो फिर हम वो वाला फार्मूला इस्तेमाल करके we'll try to solve those numericals. So this was centripetal force. और आप जानते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ कि जिस तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, जो जिस तरफ फोर्स लगती है उस तरफ एक एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होता है। सो व्हाट अबाउट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज v स्क्वायर ओवर r, या आप जानते हैं कि Fc इज इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर। तो अगर आप Fc की जगह mac लिख लेंगे, mm से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ac किसके बराबर आ जाएगा, ac बराबर आ जाएगा r ओमेगा स्क्वायर के। तो ac विल आल्सो बी इक्वल टू r ओमेगा स्क्वायर, और फिर वंस अगेन ओमेगा को आप 2 पाई f या 2 पाई बाय t लिख सकते हैं। स्टूडेंट एक बात याद रखिएगा, ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है
इट हैज़ नथिंग टू डू विद सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, हैज़ नथिंग टू डू विद अल्फा और एटी, उनका आपस में रिलेशन होता है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला ये है। अब सपोज इफ इट्स अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सेम रहेगा? मैं नहीं कह सकता। क्या मैं कह सकता हूँ कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स जिसका फार्मूला Fc इज इक्वल टू mv² है, सेंट्रीपिटल फोर्स यूनिफॉर्म रहेगी या कांस्टेंट रहेगी? मैं नहीं कह सकता। आप सोचेंगे कि सर कैसे नहीं कह सकते, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में v सेम होता है, r सेम होता है, मैस अगर सेम है तो फिर Fc और Hc तो सेम होंगे। जरा गौर कीजिए, सपोज हमारे पास ये बॉडी सर्कल में मूव कर रहा है, जब वो यहाँ था तो उसकी सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो था, और जब वो यहाँ आया तो उसका सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का वेक्टर ये है। तो नो डाउट दोनों वेक्टर्स की एंडिंग पॉइंट तो सेम है, लेकिन दोनों की टेल तो सेम नहीं है ना, सेम जगह से इनिशिएट नहीं ना कर रही। क्या मैं अगर इन दो वेक्टर्स को सेपरेट ड्रॉ करूँ, क्या मैं इन दो वेक्टर्स को इक्वल वेक्टर्स कह सकता हूँ? मैं इन दो वेक्टर्स को इक्वल वेक्टर नहीं कह सकता। सो दैट इज व्हाई इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। हाँ, कांस्टेंट क्या चीज रहती है? स्केलर क्वांटिटीज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कांस्टेंट रह सकती हैं। फॉर एग्जांपल काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रह सकती है, फॉर एग्जांपल स्पीड कांस्टेंट रह सकती है, फॉर एग्जांपल टाइम पीरियड कांस्टेंट रह सकता है, फॉर एग्जांपल फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रह सकती है, फॉर एग्जांपल एंगुलर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रह सकती है, फॉर एग्जांपल मोमेंटम कांस्टेंट नहीं रह सकता। सो दैट वाज ऑल अबाउट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सो डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने टॉपिक नंबर 4 सर्कुलर मोशन कंप्लीट किया, तो कुछ न्यूमेरिकल की उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्वेश्चन देखिए, इफ अ पार्टिकल कंप्लीट्स 1.5 रेवोल्यूशन अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल देन इट्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज। देखिए फर्स्ट कीजिए ये ए है और ये बी है, तो एक रेवोल्यूशन में कितना एंगल कवर हुआ? 2 पाई, और हाफ रेवोल्यूशन में कितना कवर हुआ? पाई। तो टोटल एंगल कितना हो गया? 2 पाई प्लस पाई 3 पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि एन ऑब्जेक्ट rotates with a frequency of 300 hertz. So how many revolution will it make in 15 सेकंड? देखिए फ्रीक्वेंसी दी हुई है 300 हर्ट्ज और टाइम दिया हुआ है 15 सेकंड। आपसे थीटा पूछा गया है रेवोल्यूशंस में। सबसे पहले देखिए थीटा बराबर होता है ओमेगा टी, तो ये आ जाएगा 2 पाई एफ इंटू टी, सो इट विल बी 2 पाई एफ इज व्हाट? एफ इज 300 और टाइम कितना है 15, तो ये आ जाएगा 600, ये आ जाएगा 9000 पाई। अब ये है रेडियन में, और आप जानते हैं कि एक रेडियन में 1/2 पाई रेवोल्यूशन होते हैं, तो 2 पाई से अगर आप डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 4500 आ जाएगा। सो डेल्टा विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द सेकंड हैंड ऑफ अ वॉच इज 1 सेंटीमीटर, द वेलोसिटी ऑफ द टिप ऑफ द सेकंड हैंड इन सेंटीमीटर पर सेकंड। हमने लीनियर वेलोसिटी मालूम करनी है। लीनियर वेलोसिटी होती है r ओमेगा के, सो r इज 1 सेंटीमीटर एंड व्हाट इज ओमेगा? ओमेगा इज 2 पाई बाय टी। कौन सा हैंड है जी? सेकंड हैंड। सेकंड हैंड का टाइम पीरियड 60 सेकंड, तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर पर सेकंड में। सो द आंसर विल बी 2 पाई बाय 60 सेंटीमीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ व्हील हैज सर्कमफेरेंस c, if it makes f revolution per second, the linear speed of a point on the circumference is, linear speed है r into omega, ठीक है जी। और सबसे पहले हम r मालूम करते हैं। देखिए सर्कमफेरेंस जो है वो होता है एक व्हील का, वो होता है 2 पाई r। यहाँ पे 2 पाई r को c कहा हुआ है, इसका मतलब है r किसके बराबर आ गया? c बाय 2 पाई। तो इस r की जगह हम लिख देंगे c बाय 2 पाई। और आगे आपको क्या दिया हुआ है? f रेवोल्यूशन पर सेकंड। रेवोल्यूशन पर सेकंड किसका यूनिट होता है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी का या एंगुलर स्पीड का, तो इसकी जगह हम लिख देंगे f रेवोल्यूशन पर सेकंड। और अगर आप इसको रेडियन पर सेकंड में करेंगे तो आपको पता होगा कि ये आ जाएगा f। एक रेवोल्यूशन में कितने होते हैं? 2 पाई रेडियन पर सेकंड, तो 2 पाई से कैंसिल आउट हो गया, सो आंसर विल बी fc रेडियन पर सेकंड। सो बीटा विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एंगुलर स्पीड ऑफ द मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक इन डिग्रीज पर सेकंड। सो मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक की एंगुलर स्पीड इन रेडियन पर सेकंड तो हम जानते हैं वो होती है 2 पाई बाय 3600 रेडियन पर सेकंड। और हम ये भी जानते हैं कि 2 पाई रेडियन में बराबर होते हैं 360 डिग्री। इट मींस कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री ओवर 2 पाई, या इट विल बी 180 डिग्री ओवर पाई। तो अगर हमने इसको रेडियन पर सेकंड में डिग्री पर सेकंड में करना है तो ये आ जाएगा 2 पाई ओवर 3600 मल्टीप्लाई बाय एक रेडियन की वैल्यू कितनी है जी? 180 ओवर पाई। सो ये आ जाएगा 180 डिग्री ओवर पाई डिग्री पर सेकंड। पाई से कैंसिल आउट हो गया, सो दिस इज 1800। So this is 10. So answer will be 1 by, this is omega, sorry, this is omega. So answer will be 1 by 10 degree per second. So 0.1 will be the right answer. So next question देखिए. Question is, what is the acceleration of the point in the rim of a flywheel 1 meter in diameter if it makes 1200 revolutions per minute? So omega दिया हुआ है 1200 revolution per minute. आप जानते हैं कि 1 रेवोल्यूशन इज 2 पाई रेडियन, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। सो ओमेगा इन रेडियन पर सेकंड विल बी दिस। तो ये आपके पास ओमेगा आ गया, और रेडियस आपके पास है 1 मीटर, तो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन इज r ओमेगा स्क्वायर। सो जस्ट सॉल्व दिस एंड यू विल गेट द आंसर चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डियर स्टूडेंट्स,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन ऑटोमोबाइल whose speed is increasing at a rate of 0.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये 0.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या है? दिस इज योर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, 0.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ट्रैवल्स अलोंग अ सर्कुलर रोड ऑफ रेडियस 20 मीटर। जो रेडियस है वो कितना है जी? 20 मीटर है। व्हेन द इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ द ऑटोमोबाइल इज 4 मीटर पर सेकंड, व्हेन स्पीड इज 4 मीटर पर सेकंड, इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। सो AT as you know is equal to R alpha, alpha will be equal to AT over R. So AT is 0.6 and R is 20. So just put the values and you will get the answer alpha. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a particle of mass m is executing a uniform motion along a circular path of radius r. If the magnitude of its linear momentum is p, then the radial force acting on the particle will be. तो हमने सेंट्रीपिटल फोर्स जो है in terms of linear momentum पढ़ी हुई है और मैंने फॉर्मूला आपको डिराइव भी करवाया हुआ है, it will be p square over mr. So next question देखिए, कट हो जाएगा ना बच्चों, रहने काटना कर। So next topic is we have is the satellites। और आप जानते हैं कि सैटेलाइट्स जो है वो हम ऐसे ऑब्जेक्ट्स को बोलते हैं जो अर्थ के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं, रोटेट नहीं रिवॉल्व करते हैं, रोटेशन अबाउट इट्स ओन एक्सिस होती है। सैटेलाइट अर्थ के गिर्द रिवॉल्व करते हैं। तो अगर ये सैटेलाइट को हम भेज रहे हैं तो ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहलाएंगे, और अगर हम इन सैटेलाइट को नेचुरली तौर पर देख रहे हैं यहाँ पे लाइक मून, तो हम इनको नेचुरल सैटेलाइट कहेंगे। और अगर यही सैटेलाइट का टाइम पीरियड 24 घंटे हो जाएगा तो फिर हम इसको आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहेंगे। सो सैटेलाइट के पीछे जो बेसिकली फिजिक्स है वो सेम है। आप जानते हैं कि किसी भी बॉडी को सर्कुलर मोशन करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होती है। सो इफ m इज द मास ऑफ अर्थ एंड ms इज द मास ऑफ सैटेलाइट, तो सैटेलाइट को एक सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होगी अर्थ के इर्द मूव करने के लिए। अभी मैंने यहाँ पे कैपिटल R रखा है, यानी कि आई एम टॉकिंग अबाउट लो फ्लाइंग सैटेलाइट्स। हम इस डिस्टेंस को इग्नोर कर रहे हैं। अभी जब मैंने डायग्राम को वाजे करने के लिए थोड़ा सा डिस्टेंस रखा है, अदरवाइज डिस्टेंस इतना ज़्यादा नहीं होता, विद इन 400 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। सो ये सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आती है? आप जानते हैं कि इनके दरमियान एक ग्रेविटेशनल फोर्स है सैटेलाइट और अर्थ के दरमियान। ये ग्रेविटेशनल फोर्स सैटेलाइट के वेट के बराबर होगी, लिहाजा हम यही क्वेश्चन लिखते हैं। फिर दिस इज मास ऑफ सैटेलाइट, एम से कैंसिल आउट हो गया, तो G इज इक्वल टू V स्क्वायर ओवर R। तो यही एक्सेलरेशन होता है सैटेलाइट का, जिसको आप सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। और आप जानते हैं कि हर वो बॉडी जिसके मूव करने का एक्सेलरेशन G के बराबर हो जाए वो फ्रीली फॉलिंग बॉडी होती है। और फ्रीली फॉलिंग बॉडी का अपीरेंट वेट 0 होता है। ये आपने रियल वेट और अपीरेंट वेट के केस में पढ़ा था। तो क्योंकि तमाम सैटेलाइट के अर्थ के मूव करने का एक्सेलरेशन G के बराबर होता है, सो ऑल सैटेलाइट्स आर फ्रीली फॉलिंग बॉडीज। और जितने भी फ्रीली फॉलिंग बॉडीज होती हैं उनका अपीरेंट वेट क्या होता है? 0 होता है। सो अपीरेंट वेट ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज 0, अपीरेंट वेट ऑफ मून इज 0, अपीरेंट वेट ऑफ ऑल द सैटेलाइट 0, बिकॉज उनका एक्सेलरेशन G के बराबर होता है। अगर हम यहाँ से इस लो फ्लाइंग, आई एम रिपीटिंग लो फ्लाइंग, तभी हमने यहाँ पे R रखा हुआ है। डोंट गेट कंफ्यूज विद दिस रिलेशन। ये जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है इट इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, वो मैं अभी आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा। सो अभी सिर्फ अगर आप R और G दोनों कांस्टेंट है इसकी वैल्यू पुट करें तो ये जो स्पीड आती है ये 7.9 किलोमीटर पर सेकंड आती है। और S इज इक्वल टू VT के रिलेशन से इसका जो टाइम पीरियड है S ओवर V दैट इज 2 पाई R ओवर V। तो वो जो टाइम पीरियड है वो तकरीबन आ जाता है 84 मिनट्स, यानी कि 1 घंटा 24 मिनट। सो स्टूडेंट्स ये तो था हमारा आर्टिफिशियल सैटेलाइट जिसका सिर्फ 84 मिनट्स है। दरअसल अगर आप इन दो इक्वेशंस का कंपैरिजन करें तो जो हमारे पास एक्चुअल रिलेशन है ऑर्बिटल वेलोसिटी का वो आपके पास आ जाएगा। यानी कि चलिए हम इसको बाद में देखते हैं सेपरेट केस में। फिलहाल आप देखिए ये हमारे पास आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। अगर हम इस सैटेलाइट को ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा? जितना ऊपर जाते जाएंगे सैटेलाइट की रिक्वायरमेंट ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी कम होती जाएगी, सैटेलाइट स्लो होता जाएगा। अगर आप इसका एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं घर में बैठे तो आप एक धागा ले लें और एक धागे के एक कॉर्नर पर, धागे के एक ऊपर पर बटन बांध दें और दूसरा सिरा धागे का अपनी उंगली के साथ बांध दें और आप धागे को घुमाएं तो वो बटन कैसे घूमेगा? जितना सेंटर के करीब आएगा उतना उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का फास्टेस्ट होता है जब वो सेंटर के करीब होता है, यानी कि न्यूक्लियस के करीब होता है। तो इसलिए अगर आप इस डिस्टेंस को इग्नोर नहीं कर रहे हैं, सपोज जो सैटेलाइट है वो थोड़ा सा हाइट पर है, सैटेलाइट हमारा हाइट पर है, यानी कि इफ दिस इज अर्थ और ये हमारा सैटेलाइट है, ये R है और ये हाइट h है, तो अब स्मॉल r किसके बराबर होगा? R प्लस h के। अब ऑर्बिटल वेलोसिटी का फार्मूला कैसे निकालेंगे? अब ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए देखिए अब हम इन दो इक्वेशन को कंपैरिजन करेंगे। सो इट विल बी ms v स्क्वायर ओवर स्मॉल r g m ms ओवर r स्क्वायर। एक ms से कैंसिल आउट हो जाएगा, एक r से कैंसिल आउट हो जाएगा। सो ऑर्बिटल वेलोसिटी इज gm over r square root. So from here we can see that orbital velocity is inversely proportional to square root of r. यानी कि जितना ये r बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा? r हाइट बढ़ेगी। जितना सैटेलाइट को ऊपर लेके जाते जाएंगे सैटेलाइट का r बढ़ने से उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, और जितना वेलोसिटी कम होती जाएगी उतना टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा। अब मैं इसको लाइन में बोलने लगा हूँ, आप समझ लीजिएगा। एज वी मूव अबव द सर्फेस ऑफ द अर्थ, एज वी गो हायर एंड हायर अबव द सर्फेस ऑफ द अर्थ, सो द ऑर्बिटल वेलोसिटी, द रिक्वायर्ड ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट विल डिक्रीज, इट्स टाइम पीरियड विल इंक्रीज एंड द सैटेलाइट बिकम्स स्लो। यानी कि जैसे सैटेलाइट ऊपर जाएगा टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, सैटेलाइट स्लो हो जाएगा और रिक्वायर्ड ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। सो अगर ये ऐसे ही सैटेलाइट जाता 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 ऊपर चला गया तो कोई ऐसा ऑर्बिट भी आएगा ना जहां पर इस सैटेलाइट का टाइम पीरियड 24 आवर्स हो जाएगा। तो जब आपके पास ये सैटेलाइट यहाँ से यहाँ चला गया और उसका टाइम पीरियड 24 आवर्स हो गया, फिर आप इसी सैटेलाइट को क्या कहेंगे?
इसी सैटेलाइट को आप बोलेंगे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। सो नाउ लेट अस डिस्कस द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। मैथमेटिक्स तमाम सैटेलाइट की वही है जो अभी मैंने आपसे डिस्कस की है। सो व्हेन यू डिफाइन जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की डेफिनेशन देखें सबसे पहले। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट whose time period for orbital motion is equal to the time period of spin motion of अर्थ। गौर कीजिए, सैटेलाइट की ऑर्बिटल मोशन का और अर्थ की स्पिन मोशन का टाइम अगर सेम हो जाए, तो सपोज दिस इज अर्थ और अर्थ की सेंस ऑफ रोटेशन क्या होती है, वेस्ट टू ईस्ट, एंटी क्लॉकवाइज। तो जो हमारा ऑर्बिटल जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, इसकी भी रेवोल्यूशन वेस्ट टू ईस्ट होगी इन द सेम सेंस। सो देखिए, इफ दिस इज अर्थ, दिस इज सैटेलाइट। अर्थ क्या कर रही है, अर्थ स्पिन कर रही है, सैटेलाइट क्या कर रहा है, ऑर्बिटल मोशन कर रहा है। तो अगर ये अपना स्पिन का एक चक्कर और ये अपना ऑर्बिटल मोशन का एक चक्कर सेम टाइम पे कंप्लीट करते हैं, फिर आप क्या देखेंगे, अगर आप यहाँ खड़े हैं, आप हमेशा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को अपने ऊपर देखेंगे, आपको लगेगा कि ये सैटेलाइट मूव नहीं कर रहा, हालांकि वो भी मूव कर रहा है और आप भी मूव कर रहे हैं। सो दैट इज व्हाई दिस सैटेलाइट इज कॉल्ड द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, लिख लीजिए। जिस ऑर्बिट में हमारे पास, दिस इज अर्थ, जिस ऑर्बिट में हमारे पास जियो स्टेशनरी सैटेलाइट मूव करता है, उस ऑर्बिट को हम बोलते हैं पार्किंग ऑर्बिट। जैसा कि मैंने बताया, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट रिवॉल्व, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हमारा वेस्ट टू ईस्ट रिवॉल्व करता है। किस प्लेन में, इक्वेटर के प्लेन में। किस एक्सिस के गिर्द, ये देखिए, ये पोलर एक्सिस है और इसके गिर्द वो रोटेट कर रहा है। तो अब एक लाइन लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, गौर से लिखिएगा, मैं एक्सिस से बोल रहा हूँ। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट रिवॉल्व्स इन एन इक्वेटोरियल प्लेन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट अबाउट द पोलर एक्सिस। रोटेट करता है इक्वेटोरियल प्लेन में अबाउट द पोलर एक्सिस। सो इफ यू टॉक अबाउट द रेडियस, अगर हम इस रेडियस को कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो आपकी बुक में ये रेडियस कैलकुलेट किया हुआ है, आई विल नॉट गो इनटू डिटेल्स, और वो है r³ इज इक्वल टू GMT स्क्वायर ओवर 4π स्क्वायर, और इसकी पावर क्या है जी, अगर आप r लेना चाहते हैं, इट इज 1/3। ये यहाँ से आ गया, r³ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर, अगर हम दोनों तरफ क्यूब रूट ले लें तो। दिस लॉ इज कॉल्ड केपलर्स लॉ। जिस तरह से लीनियर मोशन के लिए न्यूटन लॉ ऑफ मोशन होते हैं, वैसे ही ऑर्बिटल मोशन के लिए सैटेलाइट्स की हम लेते हैं केपलर्स लॉ। तो ये केपलर का एक लॉ है। तो यहाँ से आप जरा देखिए, मैं लिख सकता हूँ कि t2 स्क्वायर ओवर t1 स्क्वायर इज इक्वल टू r2³ ओवर r1³। तो अगर आप इधर भी स्क्वायर रूट ले लें और इधर भी स्क्वायर रूट ले लें, हमारे पास आ जाएगा t2 इज इक्वल टू t1 इंटू r2³ ओवर r1³ स्क्वायर रूट। सो ये फॉर्मूला याद रखिएगा। अगर आपको किसी सैटेलाइट का रेडियस वेरी करके बताया गया, अगर पहले उसका टाइम पीरियड था, अब क्या होगा, तो आप इस फॉर्मूले से फिर वो टाइम पीरियड नोट कर सकते हैं। और जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो हम देखेंगे कि कैसे हम इसको यूटिलाइज करते हैं। थोड़ा सा मैथमेटिक्स देखिए, ये जो रेडियस हमारे पास आया था, देखें, जो रेडियस ऑफ अर्थ है, हम उसको लेते हैं 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर, या यूँ कह लीजिए 6400 किलोमीटर। ये जो रेडियस होता है, ये आता है 42,300 किलोमीटर। सो दिस इज अर्थ एंड दिस इज द पार्किंग ऑर्बिट। ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है 42,300। क्या मैं इसको अप्रॉक्सीमेटली 7r कह सकता हूँ, क्योंकि एक r है तो तकरीबन 6000 लगा लें, तो 6 7 42 होता है। इसका मतलब है रेडियस ऑफ द जियो स्टेशनरी, डिस्टेंस ऑफ द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ इज 7r। और अगर आप सरफेस ऑफ अर्थ से इसका डिस्टेंस देखेंगे तो ये कितना होगा, एक r निकाल दीजिए, वो कितना बचेगा, 6r। अब जरा मेरी लाइन को गौर से सुनिएगा। अगर सवाल ये पूछा हुआ कि डिस्टेंस ऑफ द जियो स्टेशनरी ऑर्बिट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ इज अप्रॉक्सीमेटली, तो आप कहेंगे 6r। और अगर ये लिखा गया हो कि डिफरेंस ऑफ जियो स्टेशनरी ऑर्बिट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, तो आप क्या कहेंगे, 7r। सो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स कंप्लीट द डिस्कशन ऑफ आवर टॉपिक नंबर 4, सर्कुलर मोशन। और इस सर्कुलर मोशन के टॉपिक में जो की टॉपिक्स हैं, जो कि न्यूमेरिकल्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इट इज द यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और फिर हमने आज ये फॉर्मूला जो स्पेशली रिड्यूस किया, इससे न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा इक्वेशंस ऑफ मोशन ऑफ एंगुलर मोशन, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, थीटा ओमेगा अल्फा की प्रैक्टिस कीजिएगा। क्वेश्चन देखिए, डिस्क ऑफ रेडियस 0.1 मीटर starts from rest with an angular acceleration of 4.4 radian per second square, then the linear velocity of the point on its rim after 5 seconds. So आपको रेडियस दिया हुआ है 0.1 मीटर, उसका एंगुलर एक्सेलरेशन दिया हुआ है 4.4 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। लीनियर वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट आपने मालूम करनी है, यानी कि ये फाइनल वेलोसिटी है, बिकॉज वो रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है। सो लीनियर वेलोसिटी आप जानते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, Vf इज इक्वल टू Vi प्लस AT। यहाँ पर जो A है, दैट इज इक्वल टू R अल्फा। सो A इज बेसिकली R इज 0.1 and alpha is 4.4. So A will be equal to 0.44. इस A को इधर पुट करेंगे और टाइम दिया हुआ 5 सेकंड, ये 0 है, तो इट विल बी 5 into 0.44. Hence the answer will be equal to option B. Next question देखिए, grindstone starts from rest and has a constant angular acceleration of 4 radian per second square. The angular displacement and the angular velocity after 4 seconds respectively B. तो अब सबसे पहले देखिए कि अगर आपने angular displacement मालूम करना है तो स्टेटमेंट देखिए, grindstone